अन्नदाता। पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता अन्नदाता। नमस्कार, मैं शालिनी आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हर रोज की तरह आज भी हम कार्यक्रम में लेकर के आए हैं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि क्या है विशेष आपके लिए आज के कार्यक्रम में। मेथी की वैज्ञानिक तरीके से खेती पर जानकारी। अधिक मुनाफे हेतु गुलाब की वैज्ञानिक तरीके से खेती। सब्जियों के अच्छी पौधे हेतु प्रोट्रे में नर्सरी तैयारी पर जानकारी। किसान भाइयों, अक्टूबर के माह में ही गुलाब के नए पौधे लगाए जाते हैं क्योंकि ये समय इसकी बढ़वार के लिए अनुकूल रहता है। तो जो किसान भाई गुलाब की खेती करना चाहते हैं उन्हें कौन कौन सी वैज्ञानिक तकनीकों पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है ताकि अधिक फूलों की प्राप्ति हो सके, इसकी जानकारी दे रही हैं कृषि वैज्ञानिका डॉक्टर संगीता कुमारी। गुलाब लगाने का यह सही समय है, अक्टूबर से नवंबर तक आप लगा सकते हैं। इसमें सबसे प्रथम चीज़ ये ध्यान रखना है कि इसमें अपने व्यावसायिक किस्मों का अवश्य चुनाव कर ले। व्यावसायिक किस्मों के अंतर्गत हो गया सोनिया, सुपरस्टार, अमेरिकन मैजेस्टी एवं मर्सिडीज, ग्लैडिएटर, ये सारी व्यावसायिक किस्में हैं। इसके अलावा आप ये भी ध्यान रख ले कि पौधे के आकार, प्रकार तथा फूलों के आधार पर इन्हें विभिन्न किस्मों में बांटा गया है। जैसे कि हाइब्रिड टी हो गया, इसके पौधे लंबे होते हैं और एक ही तना में एक फूल खिलता है, उसका आकार बड़ा होता है। दूसरा हो गया फ्लोरिबेंडा, इसके फूल जो है गुच्छे में आते हैं। और तीसरा हो गया मिनीचर, यानी कि छोटा। तो इसके पौधे भी और पत्तियां भी दोनों गमले में तथा हेज के रूप में लगाए जाते हैं। और इसके अलावा हो गया क्लाइंबर्स, जो कि हम गेट पर या चढ़ाकर इसको लगा सकते हैं, इसकी शोभा बढ़ा सकते हैं। तो किसान भाई, व्यावसायिक फूलों की जब आप खेती पर आते हैं तो जो मैंने प्रथम बात बताया कि इसकी किस्मों का चुनाव कर ले और सबसे पहले इसकी मिट्टी की तैयारी करें, खेत की तैयारी करें। खेत को एक बार मिट्टी पलटने वाले से जुताई करके 2-3 बार कल्टीवेटर से चलाए, उसके बाद पाटा चला दे। पाटा चलाने के बाद उसमें जो जितने भी खरपतवार हैं या कंकड़ पत्थर हैं उसको निकाल करके हटा दे। और जब आप हाइब्रिड टी लगाते हैं तो उसके लिए 60 से 70 मीटर की दूरी रखें। फ्लोरिबेंडा के लिए 40 से 60 सेंटीमीटर की दूरी रखें और गड्ढा जो है 30 से 45 सेंटीमीटर के आकार का गड्ढा बना ले। और उसी गड्ढे में आप 2 से 5 किलो सड़ी हुई गोबर की खाद मिला करके आप पौधे को लगा दें। पौधे को लगाने के बाद उसकी सिंचाई कर दें। तो ये रही गुलाब की लगाने की बात। लेकिन गुलाब के लगाने के दौरान आपको इन सब सारी बातों पर ध्यान रखें कि इसकी देखभाल कैसे की जाए। तो जैसे इसमें देखभाल करने के अंतर्गत बहुत सारी प्रक्रिया है। तो पहले है छटाई। तो गुलाब जैसे ही आपका 1 साल का हो जाता है तो उसकी छटाई अवश्य कर दें। और जैसे आप अगर हाइब्रिड टी की लगा रहे हैं तो उसमें है 3 से 4 टहनियाँ ही रहने दें और बाकी शेष उसको काट दें। फ्लोरिबेंडा के लिए आप हल्की छटाई कर दें और बाकी जो अगर मिनिएचर है या क्लाइंबर्स है उसके लिए सूखी डालियाँ टहनियों को काट करके उसको और ऊपर से थोड़ी सी छटाई कर दें। और छटाई के बाद अवश्य जो है आप उसमें ब्लाइटॉक्स का लेप अवश्य लगा दें। और दूसरी जो आ गई उसको विंटरिंग कहते हैं छटाई के बाद। तो विंटरिंग का जो समय है
अक्टूबर का दूसरा या तीसरा सप्ताह होता है। इसमें जो है जड़ों की खुदाई कर दें और इसमें खुदाई जो हो गया उसको 15 से 30 सेंटीमीटर की खुदाई करके उसमें उसको 10 दिन के लिए खुला छोड़ दे। इससे जड़ को जो है हवा मिल जाएगा और खरपतवार से भी बचाव होगा और साथ ही साथ कीट बीमारियों से भी बचाव होगा। उसके बाद उसमें आप लगभग 8 किलो कंपोस्ट डाल दें। कंपोस्ट डालने के बाद उस गड्ढे को भर दे और सिंचाई कर दे। और तीसरी बात आता है विंटरिंग के बाद जो है उसमें 10 से 15 दिनों विंटरिंग के बाद आप उसमें फर्टिलाइजर मिक्सचर 90 ग्राम प्रति 1 वर्ग मीटर के हिसाब से गुलाब के जड़ों को इर्द गिर्द में डालें और सिंचाई करें। और अब बारी आती है कि आप अपने पौधों की सुरक्षा कैसे रखेंगे। तो एक इसमें बीमारी जो है उसको डाईबग कहते हैं। तो आप देखिएगा कि गुलाब जो है ऊपर से सूखना शुरू हो जाता है। तो जहाँ तक सूखता है उसके नीचे 6 इंच नीचे तक उसको काट करके हटा दें और कटे हुए स्थान पर ब्लाइटोक्स का लेप लगा दें। और साथ ही साथ इसमें एक और बीमारी है जिसको बोलते हैं पाउडर मिल्ड्यू। जब पौधे में सफ़ेद चक्का जैसा दिखने लगता है, सफ़ेद पाउडर जैसा पत्तियों पर भी आ जाता है, तो उसके निदान के लिए आप केराथन 0.15% का छिड़काव करें। और एक बीमारी आती है ब्लैक स्पॉट जिसमें पत्तियों और तने पर काले काले धब्बे दिखाई देते हैं। इसके नियंत्रण के लिए आप ब्लाइटोक्स 0.25% का इस्तेमाल कर सकते हैं। और जहाँ तक कीड़े मकोड़े की बात होती है, इसमें मकड़ी भी लगती है, इसके लिए डाइकोफॉल का छिड़काव करें। और इसमें अगर मिट्टी में दीमक भी आता है तो दीमक के लिए आप क्लोरोपाइरोफास अथवा थाइमेट जो है उसका भी प्रयोग कर सकते हैं। हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के जो किसान हरी सब्जी हेतु मेथी की खेती करना चाहते हैं या जिन्होंने मेथी की फसल लगा रखी है, तो उन्हें बुआई से पहले और खड़ी फसल में कौन कौन से महत्वपूर्ण कार्यों को करना जरूरी है ताकि फसल से अच्छी पैदावार मिल सके। इस पर अपने अनुभवों को बता रहे हैं हिमाचल प्रदेश के एक प्रगतिशील किसान जस्सी राम। खेती बाड़ी का काम जो सब्जी का जो काम है बहुत अच्छा काम है। कोई मेहनती बंदा होए तो इसमें फ़ायदा है। किसान भाई मैं 40-50 साल ये सब्जी का खेती बाड़ी का काम करता है और इसी में मैं गुजारा करता है। किसान भाइयों, मैं अपने खेत में मेथी बोई है, जिनके मैं इसी टाइम अपने खेत में लगा हुआ है और खेत में मेथी का काम कर रहा है। इसकी बिजाई मैंने 2-3 हफ्ते पहले की है। पहले मैंने खेती में अपने खेत में हल चलाई है। हल चलाने से बाद फिर मैं अपने खेत में गोबर की खाद देता हूँ, ताकि गोबर की खाद जो ऐसी है कि ये सारे खाद से अच्छी खाद है। इसमें खरा फ़ायदा हो जाता है। ज़्यादा इनके गोबर की खाद, जितनी खाद गोबर की की जाए उतनी फसल होती है। ज़मीन भी अच्छी रहती है, ठंडी रहती है। उसकी वजह पर फसल का उत्पादन बड़ा होता है। मैंने 1 किलो बीज 10-20 किलो के खेत में बोझ दिया है और लगभग वो उगाई है। अच्छी फसल जो है मेरे खेत में उगाई है। तो इसमें मैंने टाइम पर जैसा भी टाइम पर ज़रूरत पड़ी है उसी टाइम पर पानी देता हूँ। और पानी देने से फिर इसका फ़ायदा होता है। और जब ज़्यादा पानी लग जाए तो वो सड़ जाती है। साफ करना पानी देना पड़ता है। फिर जिस टाइम ये उगाती है इसका मैं गुड़ाई करता है। जो उगने पर करने साथ घाह भी लग जाता है, तो घाह करना मैं शुरू कर देता है। तो जब घाह निकल गया था इसका जो बूटा गरड़ है वो अच्छा होता है, फैल जाता है। तो इसमें फिर गुड़ाई करना पड़ती है। तो फिर टाइम पर 2-3-4 बारी गुड़ाई भी करना पड़ती है। जिसमें तैयार होती है फिर तो मैं इसको काटना शुरू कर देता है। तो 2-3 बार मैं इसको काटता है। फिर यहाँ पर हम गट्ठू बना के बेचते हैं। किसान भाइयों, हमें इतना सारा गट्ठू 5 रुपये का
मार्केट में बेचता है। और जो मैं मेथी बोजी है और काटी है, बेची है, इसमें मेरे को मैंने 10-15 हज़ार रुपया कमा लिया। और अधिक जानकारी के लिए आइए मिलते हैं विषय विशेषज्ञ से। मेथी एक ऐसी फसल है जिसको हम औषधीय रूप में काफ़ी प्रयोग में लाते हैं। तो आज हम बात करेंगे कि हम किस प्रकार मेथी का सफल उत्पादन कर सकते हैं। किसान भाइयों, मेथी एक बीजी मसाला फसल है और इसको हम सर्दी के मौसम में लगाते हैं। इसके लिए कम तापमान, मध्यम तापमान और अधिक तापमान होने पर इसकी हमें जितनी उपज मिलनी चाहिए उतनी उपज मिलती नहीं है। तो ऐसे क्षेत्र जहां तापमान कम रहता है और सिंचाई की समुचित व्यवस्थाएं हैं, मृदा जिसमें अधिक क्षार नहीं है, सामान्य मृदाएं हैं, जल निकासी की उचित व्यवस्था है और जीवांश खाद पर्याप्त है, उन क्षेत्रों के अंदर हम मेथी का सफलतापूर्वक उत्पादन कर सकते हैं। किसान भाइयों, जहाँ तक भूमि की तैयारी का प्रश्न है, चूँकि बीजीय मसालों की बुआई हम अधिक गहरी नहीं करते, शेष फसलों में तो हम 5 से 6 सेंटीमीटर तक गहरी बुआई कर सकते हैं, लेकिन इनकी बुआई हम 2 से 2.5 सेंटीमीटर से अधिक गहरी नहीं करते। तो इसके लिए हमें खेत की विशेष तैयारी का ध्यान रखना है। खेत को आप हैरोइंग द्वारा अच्छी तरीके से तैयार कर लें, खेत में ज़्यादा ढेले न रहें, ढेले पूरी तरह फूट जाएँ। तत्पश्चात खेत का समतलीकरण करना चाहिए। जिन क्षेत्रों में दीमक की समस्या है उन क्षेत्रों के अंदर क्यूनाल्फास या मिथाइल पैराथेन पाउडर 20 से 25 किलो प्रति हेक्टेयर की दर से मिलाकर हम भूमि की तैयारी करते समय मिला दें। इससे हमें भूमिगत कीटों के नियंत्रण के अंदर काफ़ी लाभ मिलता है। तो भूमि की तैयारी के पश्चात हमें लगभग अक्टूबर से नवंबर के मध्य इसकी बुआई की जानी चाहिए। अक्टूबर के अंतिम सप्ताह से लेकर नवंबर के प्रथम व द्वितीय सप्ताह तक हम मेथी की बुआई कर सकते हैं। इस समय तापमान काफ़ी नीचे आ जाता है। किसान भाइयों, इसकी जो प्रचलित किस्में हैं, तो इस प्रकार इन किस्मों में से हम किसी भी किस्म का चुनाव करके और मेथी का अच्छा उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए लगभग 20 से 25 किलो बीज प्रति हेक्टेयर की दर से पर्याप्त है। ध्यान ये रखना है हमें कि भूमिगत और बीजोड़ फफूंदी वाले रोगों से बचाने के लिए बीज को आप प्राथमिक रूप से उपचारित करके, अर्थात बीज में टीका लगाकर ही बीज की बुआई करें। इसके लिए करीबन 1 ग्राम कार्बेंडाजिम और 2 ग्राम थायरम नामक दवा प्रति किलो बीज के साथ मिलाकर तत्पश्चात इसकी बुआई करना लाभदायक रहता है। किसान भाइयों, चूँकि ये एक द्विबीजपत्री फसल है तो इसके लिए हम कल्चर का प्रयोग भी कर सकते हैं, राइजोबियम कल्चर भी इसमें लगा सकते हैं। इससे नत्रजन की मात्रा के अंदर हमें कमी करने के लिए मौका मिल जाता है और नत्रजन उर्वरक का प्रयोग कम करके भी हम इसकी खेती अच्छी कर सकते हैं। जो मधुमेह के रोगी हैं या जिनके जोड़ों में दर्द रहता है, ऐसे रोगी इसका अत्यधिक उपयोग करते हैं। ये रक्त में शर्करा की मात्रा को कम करती है और मधुमेह के रोगियों को अपेक्षित लाभ पहुंचाने की इसमें क्षमता है। तो मसाले की और औषधीय दोनों ही गुणों के रूप में मेथी विश्व प्रसिद्ध है, विख्यात है। तो ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। अब लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होंगे। दुनिया के नक्शे पर यह है इंडिया मेरी जान। भारत थोड़ा अलग है। देखा आपने, इतना सा भी छूट जाए तो सच अधूरा रह जाता है। बदलते भारत का पूरा सच। राष्ट्रीय समाचार हर रोज सुबह 8 और दोपहर 2 बजे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। किसान भाइयों, हम अपने कार्यक्रम के माध्यम से समय समय पर नई नई तकनीकों के बारे में जानकारियां आप तक पहुंचाते रहते हैं।
आज इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम जानकारी लाए हैं प्रोट्रे में सब्जियों की नर्सरी लगाने के बारे में। तो आप किस प्रकार से करें प्रोट्रे में सब्जियों की नर्सरी तैयार, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं एक कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर धीरज सिंह। आजकल सब्जी की खेती व्यावसायिक रूप से करी जा रही है, जिससे किसानों को बहुत अच्छा व्यावसायिक लाभ मिलता है तथा नगद पैसा मिलता है, जिससे कि वो अपनी खेती को सुचारू रूप से कर सकते हैं और नियमित आय ले सकते हैं। इसमें जो हम किस्में लगाते हैं, चाहे हम टमाटर की लगाएं, चाहे हम शिमला मिर्च की लगाएं, और जहां तक इसके लिए हमने कहा कि विशेष तरह की किस्में की ज़रूरत होती है, तो विशेष तरह की किस्मों के जो बीज आते हैं वो काफ़ी महंगे आते हैं और उन बीजों से पौध तैयार करने की विधि भी कुछ अलग होती है। साधारणतया इन बीजों का भाव 1 लाख से लेकर 5 लाख रुपए किलो तक हो सकता है। तो किसान भाइयों, मेरा आपसे यही आग्रह है कि जब भी आप इनकी पौध तैयार करें, जब भी आप इनके लिए बुआई करें, तो आपको विशेष सावधानी रखने की ज़रूरत है। और इसके लिए वैज्ञानिकों ने एक बहुत सरल और एक उन्नत तकनीक ईजाद की है, जिसको हम प्रोट्रे कल्टीवेशन कह सकते हैं। प्रोट्रेज साधारण रूप में प्लास्टिक से बने हुए छोटे वर्गाकार आकार के कक्ष होते हैं, जिसमें कि हम ग्रोथ मीडियम, यानी कि ऐसा मीडियम, ऐसा माध्यम जिसमें जड़ें बहुत तेज़ी से बढ़ती हैं और बहुत सुसज्जित तरीके से बढ़ती हैं, बीमारियों से मुक्त रहती हैं, उसमें हम पौध तैयार करते हैं। इसको प्रोट्रे कल्टीवेशन कहते हैं। प्रोट्रेज अलग अलग आकार की और अलग अलग नंबर की होती हैं। साधारणतया एक प्रोट्रे में 50 से लेकर 100 तक गोल कक्ष हो सकते हैं, जिसमें हम उचित माध्यम भर के सब्जियों का अंकुरण करा सकते हैं। जहाँ तक इसमें अंकुरण कराने की बात है, तो उसमें माध्यम की बात भी बहुत ज़रूरी है। माध्यम के लिए हम इसमें एक विशेष माध्यम लेते हैं, जिसमें 2 भाग कोकोपीट के लेते हैं, 1 भाग परलाइट का लेते हैं और 1 भाग वर्मिक्यूलाइट का लेते हैं। ये तीनों मिक्सचर को हम मिलाकर और उचित तरीके से इसको गीला कर देते हैं। गीला करने के बाद इसको 1 या 2 दिन रखते हैं। जो अत्यधिक जल होता है वो आपका निथर कर अलग हो जाता है और आपके इस माध्यम में भरपूर नमी आ जाती है, जिसमें कि बीजों का जर्मिनेशन या बीजों का अंकुरण उचित प्रकार से हो सकता है। प्रोट्रेज के लिए हम सबसे ज़्यादा उपयोग में टमाटर, खीरा और मिर्च लेते हैं। मिर्च हम लंबी मिर्च भी ले सकते हैं, शिमला मिर्च का भी ले सकते हैं। प्रोट्रेज में उपजाऊ की विधि वही है कि हम वर्मिक्यूलाइट, परलाइट और कोकोपीट को मिला लेते हैं। इनको लेकर हमारे जो प्रोट्रेज होती हैं उनको भर देते हैं। जहाँ तक भरने के पश्चात हम इसमें एक बार 2 ग्राम प्रति लीटर फंजीसाइड, कोई भी अच्छा फंजीसाइड हो, सिस्टमिक फंजीसाइड या कॉन्टैक्ट फंजीसाइड, वो अच्छी तरह निथार कर इनके ऊपर छिड़काव कर देते हैं। छिड़काव करने के पश्चात हम बीज को ले लेते हैं और उंगली के माध्यम से बीज को अंदर उसमें थोड़ी सी गहराई पे धकेल कर उसके ऊपर हल्का सा माध्यम रख देते हैं। और बीज एक बार हम लोग पूरी प्रोट्रेज जब भर देते हैं, तो इसके ऊपर हम हल्का सा पानी का छिड़काव कर देते हैं। पानी का छिड़काव करने के उपरांत हम इसको प्लास्टिक मैश या प्लास्टिक की थैली से 1 से लेकर 2 दिन तक ढक देते हैं। 1 से लेकर 2 दिन तक ढकने का कारण यही है कि इसमें आपका जो आवश्यक टेम्परेचर है वो बना रहता है और आपका जो आर्द्रता है, ह्यूमिडिटी है, वो भी बनी रहती है। आप देखेंगे कि 2 दिन के पश्चात हम इस प्लास्टिक की थैली को हटा लेते हैं और वैरायटी और किस्म के अनुसार जर्मिनेशन अपने निर्धारित मात्रक के अनुसार शुरू हो जाता है। इस विधि का सबसे अच्छा फ़ायदा ये है कि इसमें जब पौधे तैयार होते हैं साधारणतः 25 से 30 दिन बाद, तो जो आपका जो ग्रोथ मीडियम है और आपका जो पौधा तैयार हो रहा है उसकी जो बारीक जड़ें हैं वो इस तरह से चारों तरफ इस माध्यम के लिपट जाती है कि 1 महीने पश्चात जब इसको निकालने का समय आता है तो मात्र हल्के से प्रेशर से, हल्की से ज़ोर से आपका पूरा पौधा आपके हाथ में आ जाता है। और इस तरह के पौधे जो आपके हाथ में आते हैं पूर्ण रूप से स्वस्थ होते हैं, आकार में बहुत अच्छे होते हैं। चूँकि इनको उचित माध्यम मिलता है ग्रोथ के लिए, पूर्ण रूप से न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, तो पौधा बहुत स्वस्थ और आकार में भी बड़ा होता है। और फिर इसको आप एक एक करके जहाँ भी आपको लगाना है, आपका निर्धारित दूरी और निर्धारित मात्रक पे इसको आप रोपित कर सकते हैं।
और इसमें 100% बीज उगता है। 100% पौधा आप स्थानांतरित करने के बाद जीवित पा सकते हैं और उससे उपज ले सकते हैं। तो जो पौधे या जो बीज बहुत महंगे आते हैं, जिनको विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता होती है, उसके लिए इससे अच्छा माध्यम कोई हो ही नहीं सकता। यानी आपको समय बहुत कम लगता है, आपका 100% अंकुरण होता है, पौधे पूर्ण रूप से स्वस्थ होते हैं, जीवाणु से मुक्त होते हैं, किसी तरह की कोई बीमारी नहीं होती और ट्रांसप्लांटिंग या स्थानांतरित करने के दौरान इसमें न्यूनतम क्षति होती है। एक और ख़ास बात मैं किसान भाइयों को कहना चाहूँगा कि इस विधि को केवल हम अपने कंजर्वेशन स्ट्रक्चर या पॉली हाउस या नेट हाउस के लिए उपयोग में नहीं ला सकते। अगर किसान भाई चाहें तो अपने जो और भी ओपन फील्ड हैं, खुले खेत हैं, उसके लिए भी प्रोट्रेज एक बहुत अच्छा माध्यम है। यानी कि जब बाहर आपका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो या बहुत कम हो, तो आप अपनी पौध को 1 महीना पहले या 1.5 महीना पहले प्रोट्रेज के माध्यम से एक छोटी सी जगह में आप तैयार कर सकते हैं और जब उचित वातावरण आपको उपलब्ध हो तो उस ट्रेस को आप अपने खेतों में स्थानांतरित कर सकते हैं। साधारणतया ये देखा गया है कि जितने भी कंजर्वेशन स्ट्रक्चर्स हैं, उसमें आज की तारीख में अधिकतर किसान इसी विधि को अपना रहे हैं। और इसके बाद अगर आप देखें, जो भी प्रगतिशील किसान हैं, जो कि अच्छा बीज उपलब्ध जहां होता है और काम में लेते हैं, और जो आपके मल्टीनेशनल कंपनीज़ के बीज काम में ले रहे हैं जो कि बहुत महंगे हैं, तो किसान लोगों ने बड़े पैमाने पे खेती के लिए भी प्रोट्रेज को अपनाया है। और इस विधि को अपनाने से मेरे ख्याल से किसान को किसी तरह का आर्थिक नुकसान नहीं है, हर तरह से फ़ायदा ही फ़ायदा है। और मेरे ख्याल से बाज़ार भाव अगर उचित चाहिए किसान को, तो उसके लिए या तो आपको सब्जी पहले बोनी पड़ेगी या थोड़ी लेट बोनी पड़ेगी। तो दोनों ही कंडीशंस में अंकुरण का पौध तैयार करने का ये सर्वश्रेष्ठ माध्यम है। आगे और भी यहाँ कुछ रोचक जानकारियां, पर यहाँ पर रुकेंगे एक और कमर्शियल ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होंगे। कहते हैं दिल का रास्ता पेट से जुड़ा होता है। जब बात हो दिल जीतने की, तो लजीज पकवान बड़ा कारगर सिद्ध होता है। घर पे मेहमान आए हों या कोई खास मौका, ऐसे में लाजमी है बात होती है पकवान की, स्वाद की और परोसने की। तब एक ही नाम जहन में आता है, रसोई से। देखिए रसोई से। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है और चलिए अब रुख करते हैं अगली कड़ी की ओर। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से एक या फिर 2 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। अधिक से अधिक दुग्ध उत्पादन प्राप्त करने के लिए भैंसों की जो प्रमुख नस्लें हैं वह है मुर्रा नस्ल। यह मुर्रा नस्ल की जो भैंस है यह हरियाणा राज्य के रोहतक, जिंद, हिसार आदि जिलों में पाई जाती है। वहाँ से हमारे पशुपालक भाई इस भैंस को ला करके इन मुर्रा भैंसों का लालन पालन अच्छी तरह से कर रहे हैं। इस मुर्रा भैंस की जो विशेषता होती है वह यह होती है, यह काले रंग की होती है। इसके जो सींग होते हैं घुमावदार होते हैं और अंदर की ओर मुड़े हुए होते हैं। इनकी शारीरिक जो वजन होता है वो 400 से 500 किलोग्राम के बीच में होता है। आयन पूर्णतः विकसित होते हैं, चारों थन समान होते हैं और इनका जो दुग्ध उत्पादन है वह
5 लीटर से 7.5 लीटर प्रतिदिन के हिसाब से आंका गया है। और यह भैंस की जो नस्ल है भारतवर्ष की सर्वोत्तम नस्ल मानी जाती है। राज्य की विभिन्न मंडियों में कृषि उत्पादों के चढ़ते उतरते बाजार भाव की संक्षिप्त जानकारी इस प्रकार है। और आइए अब देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। गेहूं की अगेती किस्मों की वैज्ञानिक तरीके से खेती, जैविक खेती की तरफ किसानों का बढ़ता रुझान। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, ईटीवी, हरियाणा हिमाचल प्रदेश, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है annadata@hp@etv.co.in। इसके अलावा हमारी निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180010845999 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच आप संपर्क कर सकते हैं। तो फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर से इसी समय आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और रोचक जानकारियों के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं ईटीवी न्यूज़ हरियाणा हिमाचल प्रदेश, खबर ही जीवन है।